हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों को थंबनेल से तो पता लग गया होगा कि आज हमारी वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और आरपीएफ कांस्टेबल के बीच में कंपेयर के ऊपर रहने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि दोनों ही जॉब आप लोगों की सेंट्रल लेवल की, साथ में वर्दी वाली जॉब में हम दोनों ही जॉब की सैलरी के ऊपर बात करेंगे। बेसिक फैसिलिटीज क्या क्या होती है, हाउस फैसिलिटीज क्या क्या रहती है दोनों ही जॉब के लिए, छुट्टियां कितनी मिलती है, दोनों ही जॉब में कंपटीशन कितना है, ट्रेनिंग कितने महीने की होती है, ट्रांसफर किस अकॉर्डिंग होते हैं, इनका वर्क क्या होता है, ड्यूटीज क्या होती है, पॉजिटिव चीजें क्या क्या और एक हार्ड चैलेंजेस क्या क्या आपको इन दोनों ही जॉब में फेस करने होते हैं। इसीलिए अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को सारी ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहे, नॉलेज मिलती रहे, स्ट्रेटेजी वीडियो मिलती रहे, साथ में इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो भी मिलती रहे। सबसे पहले तो हम लोग सैलरी की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि सैलरी हम सभी का मोटिवेशन होता है, जिसकी वजह से हम मिडिल क्लास लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और हमारे जो फाइनेंशियल कंडीशन है तो वो भी सैलरी के ऊपर ही डिपेंड हो जाती है। काफी ज्यादा उम्मीदें हमारे घर वालों को हमसे जुड़ जाती है जब हम लोग एक सरकारी नौकरी पा लेते हैं। तो देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर मैं बात करती हूँ इन ट्रेनिंग पीरियड, तो इसमें आप लोगों को 30,000 समथिंग मिल जाती है। साथ में इसमें आप लोगों का अगर एनपीएस नहीं कटता है, एनपीएस होता है न्यू पेंशन स्कीम, जिसके तहत आप लोगों के सैलरी में से जो पैसे कटते हैं वही उतना ही गवर्नमेंट मिलाती है, वो आप लोगों के फंड के रूप में जमा होता रहता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों का एनपीएस कटता है उसके बाद आप लोगों को इन हैंड 30,000 सैलरी मिल जाती है। अब इस 30,000 में आप लोगों का बेसिक होता है जो कि 21,700 होता है। साथ में आप लोगों को इसमें राशन मनी दी जाती है, लेकिन इसमें आप लोगों का एचआरए नहीं दिया जाता। साथ में जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है तो वो नहीं दिया जाता है आप लोगों को ट्रेनिंग के दौरान। अब देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो बेसिक पे होता है तो वो आप लोगों का 21,700 से लेके 6900 रुपए होता है। अब बेसिक पे से मतलब ये होता है कि इसी में आप लोगों के जो अलाउंसेस होते हैं तो वो ऐड होते हैं, जैसे कि एचआरए आप लोगों का जो बेसिक पे बनता है उसके अकॉर्डिंग मिलता है आप लोगों को, फिर आप लोगों का ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, राशन मनी मिलता है, तो ये सब आप लोगों के बेसिक के ऊपर ही मिलता है। जो कि महंगाई भत्ता होता है तो वो भी आप लोगों का बेसिक के ऊपर ही मिलता है। देखिए, मैंने आप लोगों को ट्रेनिंग पीरियड की तो बात बता दी है कि आप लोगों को ट्रेनिंग में जब आप जाएंगे 9 महीने 10 महीने, तो उसमें आप लोगों को जो इन हैंड सैलरी दी जाएगी तो आप लोगों की लगभग 30,000 समथिंग ही दी जाएगी। साथ में आप लोगों की इन हैंड सैलरी होगी, इसमें आप लोगों को कोई एनपीएस वगैरह ये सब नहीं कटकर आएगा। ठीक है, और जब आप लोग पासिंग आउट हो जाते हैं, जब आप लोगों का ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, तो फिर आप लोगों की इसमें एचआरए और एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, तो वो बेसिक पेपर जुड़ना शुरू हो जाता है, जिसके बाद आप लोगों की जो सैलरी बैठती है तो करीबन आप लोगों की 42,000 के समथिंग बैठती है। देखिए, मुझे आफ्टर ट्रेनिंग दिल्ली पुलिस में जो मेरी सर्विस हो जाएगी तो वो 2 साल की हो जाएगी फरवरी 2025 में। तो मैं आप लोगों को इस जो सैलरी है उसको समझाने की कोशिश करूंगी मेरी सैलरी स्लिप से। आप लोगों को जो स्क्रीन पर सैलरी स्लिप दिखाई दे रही है तो ये फरवरी 2024 की है, जहां पर टोटल सैलरी जो दिखा रहा है तो वो आप लोगों को 45,399 दिखा रखा है, वो भी बिना एनपीएस काट कर। ठीक है, अब एनपीएस इसमें कट जाता है, जितना हम कटाते हैं उसका ही गवर्नमेंट मिलाती है, वो हमारा फंड के रूप में जमा होता रहता है। तो एनपीएस काट के जो इन हैंड सैलरी मिलती है हमें, तो वो मिलती है 41,571, जो कि फरवरी 2024 की थी। लेकिन प्रेजेंट में हमारी सैलरी बन जाती है 47+। तो क्योंकि आप लोगों को पता है कि डीए भी बढ़ता है, साथ में 2 बार में इंक्रीमेंट भी लगता है आप लोगों का 1 साल के अंदर, जो कि बेसिक पे लगता है। इस तरीके से जो हमारी सैलरी बनती है प्रेजेंट टाइम पे तो 47,000 प्लस बनती है, जिसमें हमारा डीए बनता है, साथ में एचआरए आता है, साथ में हमारा जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो आता है, और एक जो साइकिल अलाउंस कहते हैं तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो ये सब कुछ हमारा बेसिक पे पर ही आधारित होता है। बात कर लेते हैं हम लोग आपके आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी के ऊपर, जो कि ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, जिसका बेसिक पे आप लोगों का 21,700 से लेके 6900 रुपए होता है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की 40 साल तक जब सर्विस रहेगी तो आप लोगों का जो बेसिक होता है तो वो 21,700 से बढ़कर आप लोगों का 6900 रुपए हो जाएगा। अब देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल भी सेंट्रल लेवल की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भत्ते होते हैं तो वो इसमें भी ऐड होते हैं मोस्टली। लेकिन जैसे इसमें आप लोगों का डीए हमारी तरह सेम होता है, जो कि इनका भी सेम होता है। वही एचआरए की बात करें
करें तो हमारा अलग होता है, इनका अलग होता है। HRA हमारा जहाँ पे 6,000 समथिंग मिलता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को, तो वहां पर एक RPF कांस्टेबल को सिटी के अकॉर्डिंग वेरी करता है। मतलब कि मिनिमम आप लोग मान के चल सकते हैं कि 2100 के आसपास आप लोगों को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, मतलब कि रहने के लिए भत्ता दिया जाता है, किराया दिया जाता है, ठीक है। वो भी आप लोगों का सिटी वाइज वेरी करेगा, जैसे X सिटी, Y सिटी और Z सिटी। तो जहां पे X सिटी होगी तो उसका अलग मिलेगा, Y का अलग मिलेगा और Z का अलग मिलेगा, जो कि हमारा HRA इनसे ज्यादा होता है। इनको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है RPF कांस्टेबल के लिए, तो वो कम से कम 2200 के आसपास होता है, जबकि हमारा जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है तो वो इनसे ज्यादा मिलता है, जो कि करीबन 4000 के आसपास मिलता है। इन्हें ट्रैवलिंग अलाउंस अलग से दिया जाता है, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को नहीं दिया जाता है। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो कि एक ऑन एन एवरेज आप लोगों की सैलरी को 10 से 15,000 RPF कांस्टेबल की बढ़ा देता है। अब ट्रैवलिंग अलाउंस ये होता है कि अगर आप लोग अपनी जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है वहां से 8 किलोमीटर दूर जाते हैं 6 घंटे के लिए, तो आप लोगों को ट्रैवलिंग अलाउंस का 30% दिया जाता है। वहीं 12 घंटे के लिए जाते हैं तो 70% दिया जाता है। वहीं अगर आप लोग 12 घंटे से ऊपर अपनी पोस्टिंग से 8 किलोमीटर दूर रहते हैं तो आप लोगों को पूरा ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। कर लेते हैं हम लोग इनकी राशन मनी की, तो वो भी इनको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बराबर ही मिलती है। साथ में इनका जो NPS कटता है तो वो भी लगभग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बराबर ही कटता है। मतलब कि ऑन एन एवरेज इनकी जो सैलरी प्रेजेंट टाइम पे बनती है एक RPF कांस्टेबल की, अगर आप लोग सेलेक्ट होके जाते हैं तो वो करीबन आप लोगों की 46,000 बनती है। और वहीं अगर हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो वो 48 अराउंड बनती है आज के टाइम पर। मतलब कि करीबन आप लोगों के 1800 से लेके 2200 तक का ही फर्क है एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी में और एक RPF कांस्टेबल की सैलरी में। कर लेते हैं हम लोग RPF कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बेसिक फैसिलिटीज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें से नंबर फर्स्ट पे आती है आप लोगों की मेडिकल फैसिलिटी। तो देखिए मेरा मानना है कि किसी भी इंसान के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है वो मेडिकल फैसिलिटीज ही सबसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज के अंदर काउंट होती है। क्योंकि अगर आप लोगों को कुछ हो जाता है, बीमारी हो जाती है, उसका इलाज करवाना है, बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाती है, तो सबसे ज्यादा जो इंसान का पैसा खर्च होता है तो वो मेडिकल फैसिलिटीज में ही होता है। और गवर्नमेंट सैलरी से आप लोग इतनी बड़ी बड़ी जो बीमारियां होती है उनको फेस नहीं कर पा सकते, क्योंकि उनका जो खर्चा होता है तो वो बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एक CGHS पैनल पे आप लोगों का इलाज होता है। मतलब कि CGHS कार्ड बनता है, जिसमें आप लोग अपनी फैमिली मेंबर का जो नाम है वो एंट्री करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग सिंगल हैं तो आप अपने पेरेंट्स और जो आपके ब्रदर एंड सिस्टर हैं तो उनका आप लोग उसमें नाम ऐड करवा सकते हैं, अगर वो लोग आपके ऊपर डिपेंड हैं। तो जो भाई होता है तो वो आप लोगों का 18 साल से अगर अबव है तो उसका नाम ऐड नहीं होता है, लेकिन सिस्टर अगर आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, जब तक वो अनमैरिड है तो उसका भी नाम उसमें ऐड हो जाता है। रही बात अगर आप लोग मैरिड है तो उसमें आप लोगों के हस्बैंड या वाइफ का नाम ऐड हो जाता है, साथ में इन लॉज का नाम भी उसमें ऐड हो जाता है। अब CGHS चीज क्या होती है, तो देखिए इसके थ्रू आप लोग ऑल ओवर इंडिया फ्री में आप लोग अपना इलाज करवा सकते हैं। कुछ पे करना होता है तो वो भी आप लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा जब आप लोग उसके बिल्स लगाते हैं तो वो वापस आप लोगों का रिफंड हो जाता है। अब बात कर लेती हूँ आप लोगों के रहने की फैसिलिटी के ऊपर, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों को कहाँ पर रह सकते हैं आप लोग। तो देखिए आप लोगों को क्वार्टर्स भी अवेलेबल होते हैं, साथ में आप लोगों को बैरिक्स भी मिल जाते हैं। बैरिक्स वो होते हैं जहाँ पर बटालियन वाले मैक्सिमम रहते हैं, साथ में जहाँ पर आप लोगों का ना तो HRA कटता है, ना ही आप लोगों को वहाँ पे कुछ पे करना होता है। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आप लोग वहां पर रुक सकते हैं, जैसे कोई नया बैच आता है तो फिर वहां पे उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, आप लोग अगर क्वार्टर्स लेना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, अच्छी अच्छी जगह पे काफी ज्यादा क्वार्टर्स हैं जो कि काफी अच्छी फैसिलिटीज भी है वहां पर, तो आप लोग का केवल HRA कटेगा। जो भी आप लोगों की सैलरी में HRA जुड़कर आता है बस आप लोगों का वो कटकर आप लोगों को इनहैंड सैलरी मिलेगी और आप लोगों को जो क्वार्टर है तो वो अलॉट हो जाएगा। साथ में अगर आप लोग अलग से रहना चाहते हैं प्राइवेट, तो आप लोग को भी फ्लैट ले सकते हैं। वहां पर आप लोगों को जो पूरी सैलरी होगी आप लोगों की वो मिलेगी, उसमें आप लोगों का HRA का कुछ भी डिडक्शन नहीं होता है। नंबर 3 पर आप लोगों को हवाई सेवा के साथ साथ घूमना फ्री मिलता है, जो कि 5 साल में एक बार मिलता है आपको और आपकी फैमिली के साथ में, जहां पर आप लोगों को आने जाने का हवाई टिकट, साथ में आप लोगों को वहां पर जो दिल्ली पुलिस ने कुछ जगह फिक्स कर रखी है जहां पर आप लोगों को आने जाने का खर्चा, साथ में वहां पर आप लोगों को घूमने का पूरा खर्चा आप लोग अपना जो डिपार्टमेंट है वहां पर लगा सकते हैं, जहां पर आप लोगों का पैसा रिफंड आ जाता है। 4 पर जो फैसिलिटी आती है तो वो मैरिज लोन के ऊपर आती है, जहां पर लड़कियों को मैरिज लोन 3 लाख रुपए का मिल जाता है, वही लड़कों को
को 2 लाख का मिलता है, जो कि मिनिमम से मिनिमम इंटरेस्ट के ऊपर मिलता है। फिफ्थ पे जो फैसिलिटी आती है आप लोगों की, तो वो जनवरी में 2 बार आप लोगों को सैलरी दी जाती है, मतलब कि 12 महीने की जगह 13 महीने की सैलरी दी जाती है आप लोगों को, जो कि बेसिक पे साथ में आप लोगों का डीए के साथ ही दी जाती है। अदर अलाउंस इसमें ऐड नहीं किए जाते हैं। साथ में आप लोगों के जुलाई का जो महीना होता है तो 11 से 12 हजार आप लोगों को वर्दी भत्ता दिया जाता है। साथ में दिवाली पर आप लोगों को बोनस भी दिया जाता है, जो कि 8 से 9 हजार रुपए मिलते हैं। 6 पर आप लोगों की जो फैसिलिटी आती है तो वो बच्चों के लिए आती है, मतलब कि बच्चों की एजुकेशन के लिए आप लोगों को, अगर आप लोगों के 2 बच्चे हैं तो आप लोगों को हर साल इनकी स्टडी मतलब कि एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट द्वारा पैसे दिए जाते हैं। साथ में आप लोगों की नंबर 7 पे जो फैसिलिटी आती है तो वो कैंटीन की सुविधा होती है, जो कि आप लोगों का एक कैंटीन कार्ड बनता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, जिसमें आप लोगों को जो भी कैंटीन का सामान होता है तो उस पर 20 से 25% आप लोगों को डिस्काउंट के साथ चीजें दी जाती हैं। बात कर लेते हैं हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल की बेसिक सुविधाएं जो जो आप लोगों को मिलती है उनके बारे में। तो देखिए मेडिकल फैसिलिटीज भी इनकी लगभग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बराबरी ही होती है। इसमें 5.5 लाख से लेकर 10.5 लाख तक का इलाज आप लोग इसमें फ्री करवा सकते हैं। के लिए भी आपको इसमें क्वार्टर्स मिल जाते हैं, जैसे कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मिलते हैं सेम उसी तरीके से रेलवे के जो क्वार्टर्स होते हैं तो वहां पर आप लोग रह सकते हैं। आप लोगों का एचआरए फिर उसमें कट जाता है, सेम मैंने आप लोगों को जो दिल्ली पुलिस के लिए बताया था। साथ में इसमें भी आप लोगों के बैरिक्स बने होते हैं जो कि रेलवे की तरफ से प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगर आप लोग वहां रहना चाहते हैं तो आप लोगों का एचआरए बिल्कुल भी नहीं कटता है। साथ में ऑल इंडिया आप लोग फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं ऑलमोस्ट इसमें। साथ में इसमें आप लोगों की फैमिली का भी जो ट्रेवलिंग पास होता है तो वो मिलता है आप लोगों को। लेकिन जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 5 साल में एक बार आप लोगों को जो फ्लाइट का टिकट मिलता है, घूमने का मिलता है ऑल ओवर इंडिया, तो वो सुविधा इसमें आपको नहीं मिलती। रेस्ट अलाउंस भी इसमें आप लोगों को दिया जाता है, जो कि साल में एक बार दिया जाता है। साथ में इसमें कैंटीन कार्ड भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ में इसमें आप लोगों को एजुकेशन फंड भी दिया जाता है, जो कि साल में एक बार मिलता है। और आप लोगों के अगर 2 बच्चे हैं तो उनको अलग अलग दिया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं छुट्टियों के ऊपर कि आप लोगों को क्या क्या छुट्टियां मिलती हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में और आरपीएफ कांस्टेबल में। तो देखिए पहले मैं बात करूंगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। तो देखिए इसमें आप लोगों को 15 सीएल जो कि कैजुअल लीव बोला जाता है उनको। साथ में आप लोगों को 30 ईएल जो कि अर्न लीव बोला जाता है। अर्न लीव के आप लोगों को पैसे भी मिलते हैं इकट्ठी होने के बाद। साथ में आप लोगों को इसमें हाफ पे लीव भी मिल जाती है, मेडिकल लीव भी मिल जाती है, जो कि आप लोगों को ईयरली मेडिकल 20 होते हैं वैसे तो। बाकी अगर आप लोगों को ज्यादा इमरजेंसी है तो आप लोग उनको एक साथ भी ले सकते हैं। साथ में आप लोगों को इसमें मैटरनिटी लीव भी मिल जाती है। में आप लोगों को कई बार हॉलीडेज भी मिल जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी कहाँ पर है। तो छुट्टियों की आप लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है एज कम्पेयर टू आरपीएफ कांस्टेबल की। अब हम लोग बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल में आप लोगों को किस तरीके से छुट्टी मिलती है। इसमें आप लोगों के मोस्टली मैक्सिमम टाइम जो हॉलीडे होते हैं तो उनकी छुट्टी नहीं दी जाती। सैटरडे संडे होते हैं तो उनकी छुट्टी नहीं दी जाती। इवन उस पर आप लोगों का वर्कलोड ज्यादा होता है, क्योंकि जो ट्रैवलिंग करते हैं तो वहां पर आप लोगों की स्ट्रिक्टली उस टाइम पे ड्यूटी भी लगती है। इसमें आप लोगों को मैटरनिटी लीव दी जाती है, मेडिकल लीव भी दी जाती है। साथ में 15 सीएल इसमें भी दी जाती है आप लोगों को, प्लस 30 एलएपी मतलब कि लीव एंड एवरेज पे दी जाती है। साथ में आप लोगों को हाफ एलएपी भी दी जाती है। आ जाते हैं हम लोग ड्यूटीज के ऊपर कि आप लोगों की क्या क्या ड्यूटी आर रहते हैं। तो देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अगर आप लोग ज्वाइनिंग करते हैं तो आप लोगों की जो ड्यूटीज होती है तो वो बेसिकली एक ऑफिस का टाइम होता है। ऑफिस का टाइम तो आप लोगों का 10 से 6 रहेगा, जिसमें सैटरडे संडे भी आप लोगों को ऑफ मिल जाते हैं। और जो गजेटेड हॉलीडेज होते हैं तो वो भी आप लोगों को कई बार ऑफ मिल जाते हैं। वही अगर आप लोगों की थाने में पोस्टिंग है, पुलिस स्टेशन में है, तो वहां पर आप लोगों का 12-24 या फिर 12-36 रहता है। अलग अलग यूनिट अलग अलग ट्रांसफर के अकॉर्डिंग ही आप लोगों की जो ड्यूटी होती है तो वो आप लोगों की फिक्स रहती है। लेकिन आप लोगों की जो 12-24 या फिर 12-36 की ड्यूटी होती है तो उसमें आप लोगों को एक दिन का रेस्ट नहीं मिलता है। फिर आप लोगों का वीकली अगर कहीं कहीं हो जाता है तो हो जाता है, अदरवाइज आप लोगों का 12 घंटे ड्यूटी और 24 घंटे का नेक्स्ट 24 घंटे का उसमें आप लोगों को प्रॉपर रेस्ट मिल जाता है। ठीक है। और जो 12-36 होती है उसमें मतलब कि ये होता है कि आप लोगों ने 12 घंटे ड्यूटी करी तो उसके 1.5 दिन बाद आप लोगों को ड्यूटी वापस से ज्वाइन करनी है। इस तरीके से उसमें होता है। उसमें आप लोगों को सैटरडे संडे या फिर इस तरीके से नहीं मिलता। लेकिन जहां पर आप लोगों के 10 to 5 मतलब 10 to 6 की जो जॉब होती है तो वहां पर आप लोगों को रेस्ट मिलता है। कहीं कहीं आप लोगों को एक दिन का रेस्ट मिलता है, क्योंकि पुलिस की जॉब ऐसी है 24/7 आप लोगों को वर्किंग दिखाया जाता है। लेते हैं हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल की ड्यूटीज के ऊपर। तो देखिए इनकी ड्यूटीज हमसे थोड़ी सी फिक्स्ड होती है। इनकी ड्यूटीज में मेनली जो टाइमिंग होता है तो वो 8 घंटे ड्यूटी और 16 घंटे का रेस्ट होता है। ऐसा नहीं कि अगर 16 घंटे में कुछ इमरजेंसी होती है, बहुत ही अगर इमरजेंसी केस होता है तभी बुलाया जाता है, अदरवाइज अपनी 8 घंटे की ड्यूटी करी और उसके बाद प्रॉपर 16 घंटे का इसमें रेस्ट
आप लोगों को दिया जाता है। रूटीन वाइज आप लोगों का ये चलता रहता है। लेकिन हाँ, इसमें आप लोगों को बीच में सैटरडे संडे या फिर जीएच वगैरह ये हॉलीडेज आपको इसमें नहीं मिलते हैं। साथ में फेस्टिवल में भी आप लोगों की मेजरली छुट्टी इसमें बंद हो जाती है। साथ में आप लोगों को इस तरीके से इसमें ये होता है कि अगर आप लोग जैसे लगातार 3 वीक काम करते हैं, उसके बाद अगर आप लोग जैसे अगर आपकी पोस्टिंग यूपी में है और अगर आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, तो ये क्या करते हैं, जैसे 21 दिन ड्यूटी करी, उसके बाद 3-4 दिन का इनका रेस्ट बन जाता है, एक सीएल लगाते हैं, तो 4-5 दिन की इनकी छुट्टी हो जाती है। तो मतलब कि महीने में ये लोग एक बार अपने घर चले जाते हैं लगातार 3 वीक्स की ड्यूटी करके। बात कर लेते हैं इसके ट्रांसफर के ऊपर कि किस जॉब में किस तरीके का आप लोगों को ट्रांसफर फेस करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। तो देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को दिल्ली छोड़ के कहीं पर भी नहीं जाना होता, जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की दिल्ली पुलिस की जॉब और एक एसएससी जीडी से बने हुए एसएसएफ की जॉब। इन दोनों की जो जॉब होती है सेंट्रल लेवल की, तो इसमें आप लोगों को दिल्ली से बाहर कहीं भी ड्यूटी नहीं लगती है, कहीं भी आप लोगों को ट्रांसफर होके नहीं जाना होता। लेकिन हाँ, यूनिट टू यूनिट आप लोगों के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ट्रांसफर होता रहता है। जैसे कि 2 साल अगर आप लोगों के बटालियन में है तो आप नेक्स्ट 2 साल फिर ट्रैफिक में हो जाएगी, फिर 2 साल बाद आपकी पीसीआर में हो जाएगी, फिर आप लोगों की थाने से एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में हो जाएगी। लेकिन आपको दिल्ली नहीं छोड़ना होगा। आप लोगों की जो परमानेंट ड्यूटी होती है, 40 साल तक की जो सर्विस होती है, तो वो आप लोगों को दिल्ली में ही काटनी होगी। अगर हम लोग बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की, तो इसमें देखिए आप लोगों का हर 5-5 साल में ट्रांसफर डेफिनेटली आता है इसमें आपका। साथ में जिस जोन से आप लोग सेलेक्ट होते हैं, जहां पर आप लोगों की पोस्टिंग होती है, तो जैसे कि नॉर्दर्न रेलवे है, तो नॉर्दर्न रेलवे में जो जो एरिया कवर होते हैं, तो लाइफ टाइम आपकी जो पोस्टिंग रहेगी तो वही रहेगी। लेकिन कुछ जो कंडीशन होते हैं बहुत ही ज्यादा रेयर, जैसे कि म्यूचुअल ट्रांसफर जो लोग करवा लेते हैं, तो वो अपने अपने जोन में आ सकते हैं, या फिर जो स्पाउस होते हैं उनकी वजह से आ सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों ने जहां से फॉर्म अप्लाई किया होता है, जहां पर आप लोगों ने जो अपना जोन चूज किया होता है, तो वहीं पर आप लोगों की पोस्टिंग रहती है। इसमें आप लोगों को जो जो इसके नियर बाय शहर आते हैं, जैसे कि आप लोगों का नॉर्दर्न रेलवे की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें जो भी आप लोगों के एरिया आएंगे, तो आपको 5 साल उस एरिया में देने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट 5 साल आपको जब ट्रांसफर होगा तो उसके आसपास या फिर उससे दूर भी आप लोगों का चल जाता है। कभी कभी 400-400 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर भी आप लोगों का ट्रांसफर इसमें ईजिली आ जाता है। बात कर लेते हैं हम इन जॉब्स की, जो ड्यूटीज और वर्क होता है किस किस अकॉर्डिंग रहता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में बात करूंगी। आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की जॉब है, जिसमें आप लोगों के मल्टीपल काम आप लोगों को किए जाते हैं। जैसे कि आपकी इसमें जो मल्टीपल यूनिट्स होती हैं, जैसे कि पहले ट्रैफिक की बात कर लेती है, तो ट्रैफिक में आप लोगों की जो ड्यूटी लगती है तो वो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट की लगती है। उसके बाद इसमें आप लोगों को 6 दिन या फिर 7 दिन के बाद एक रेस्ट दिया जाता है। कई बार अगर ज्यादा हैवी अरेंजमेंट होता है, हैवी ट्रैफिक ड्यूटी लगती है, तो इसमें आप लोगों को 8 दिन या फिर 9 दिन या फिर 14 दिन बाद भी इसमें आप लोगों को रेस्ट दिया जाता है। क्योंकि हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी बहुत ज्यादा काम करती है, धूप में खड़ी रहती है, ताकि हमारा जो यातायात है वो सुचारू रूप से चलता रहे, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी रहता है। फिर आ जाते हैं हम लोग ऑफिस ड्यूटी और वर्क पे। ऑफिस ड्यूटी में आप लोगों का मेनली जो 10 से 6 बजे का टाइम होता है वही रहता है। 5 डे आप लोगों का वर्किंग होता है, सैटरडे संडे, और जो जीएच होती है वो इसमें आप लोगों को इजीली ऑफ मिल जाता है। इसमें जो काम होता है ऑफिस में, तो वो आप लोगों का अरेंजमेंट लगाने का काम होता है, ठीक है, और आप लोगों के जो लेटर बनते हैं पीएचक्यू वगैरह के, उनका काम होता है, और जो मीटिंग्स होती है वो अरेंज की जाती है। जो ब्रांचेस होती है हमारी, जैसे पनिशमेंट ब्रांच, अकाउंट ब्रांच, और भी जो मेडिकल ब्रांचेस होती है, तो उनका जो लेखा जोखा रखा जाता है, तो वो ऑफिस वर्क वाली जॉब, ऑफिस वर्क वाली जो यूनिट है, तो उसी में रखा जाता है। होती है स्पेशल सेल यूनिट, जिसमें आप लोगों के जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, गैंगस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं, तो उनको पकड़ा जाता है, उन तक पहुंचा जाता है। काफी ज्यादा जो खुफिया टाइप की चीजें होती हैं, तो वो जो स्पेशल सेल है तो उसके अंदर ही आती है। इसमें आप लोगों का ड्यूटी वगैरह का कोई फिक्स नहीं होता है, सिविल की जॉब होती है इसमें आप लोगों का बेसिकली। लेकिन रेस्ट आप लोगों को हर ड्यूटी में दिया जाएगा, चाहे 5 दिन बाद मिले, 6 दिन बाद मिले, आप लोगों को ड्यूटी रेस्ट प्रॉपर दिया जाएगा। वहीं आप लोगों की क्राइम ब्रांच होती है, क्राइम सेल के जो पुलिस स्टेशन होते हैं वो आते हैं, वो भी एक यूनिट होती है, जहां पर जो लोकल साइबर छोटे मोटे जो अपराध करने वाले होते हैं तो उनको पकड़ा जाता है। एक बटालियन जैसी यूनिट्स होती है, जहां पर जो दंगे वगैरह ना हो, जो भी अरेंजमेंट्स लगते हैं तो वो वहां लगते हैं। जैसे कि कोई दशहरा का हो गया, या फिर बड़े अरेंजमेंट हो गए, छोटे मोटे अरेंजमेंट हो गए, किसी की रथ यात्रा निकल रही है, या फिर मुस्लिम का जो भी फेस्टिवल हो रहा है, तो उनका जो अरेंजमेंट किया जाता है, ताकि कोई भी दंगा ना हो, कोई भी जो इलीगल एक्टिविटी है तो वो ना हो, ताकि अपराधियों में डर बना रहे। तो उसके लिए बटालियन जो होती है
तो उनका वर्किंग होता है। फिर एक पुलिस स्टेशन यूनिट होती है जिसमें आप लोगों का जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जहाँ पर अपराध होना भी एक आम बात है। आप लोगों का जो छोटा सा एरिया होता है उसमें अलग अलग पुलिस स्टेशन बूथ बनाए हुए हैं, ताकि जो भी आप लोगों के साथ अपराध होता है या फिर जो भी आप लोगों की लड़ाई मार झगड़ा जो भी आप लोगों के एरिया में आपराधिक घटना घटती है तो उसकी कंप्लेन आप लोग जो पुलिस स्टेशन होते हैं लोकल वहां पर लेके जाते हैं। इनका ड्यूटी आर बहुत ज्यादा होता है, कई बार आप लोगों को नाइट ड्यूटी भी इसमें करनी होती है। ड्यूटी आप लोगों की लगती है कोर्ट के अंदर, जो कि नायब कोर्ट होता है, जिसमें आप लोगों के जो कोर्ट के अकॉर्डिंग ही आप लोगों की ड्यूटीज रहती है और आप लोगों का जो टाइम होता है ड्यूटी टाइम तो वो भी कोर्ट के अकॉर्डिंग ही आप लोगों का रहता है। साथ में फिर आ जाती है आप लोगों की एक पीसीआर यूनिट जहां पर आप लोगों का काम होता है, तो वहां पे भी मॉर्निंग इवनिंग नाइट ये वाली शिफ्ट आप लोगों की चलती रहती है, जिसमें जो भी आप लोगों ने देखा होगा 112 का जो पुलिस का नंबर है, तो कुछ भी परेशानी हो जाती है या फिर किसी ने लड़ाई कर ली मार झगड़ा कर लिया तो आप लोग फोन पे जो 112 नंबर पे फोन मिलाते हैं, या फिर विमेन हेल्पलाइन दे रखी है या फिर जो भी आप लोगों को हेल्पलाइन नंबर जो प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो अगर आप लोग उन पर कॉल करते हैं तो जो पीसीआर वैन आप लोगों ने देखी होगी घूमती रहती है, तो वो वहां पर उस लोकेशन पे पहुंचती है, जो कि जल्द से जल्द पहुंचती। साथ में ये भी एक बहुत ही ज्यादा रिस्की काम होता है, जिसको बचाए रखने का काम, जिसको अच्छी तरीके से करने का काम हमारी पीसीआर यूनिट भी करती है। वही बात कर लेते हैं हम लोग वर्क और ड्यूटी की। आप लोगों की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो कि आप लोगों के कांस्टेबल में आपकी जो मेन ड्यूटी होती है तो उसमें फिक्स होती है कि जो कि आप लोगों की रेलवे स्टेशन पे लगती है या फिर आप लोगों के जो ट्रेन के छोटे छोटे एरियाज है तो वहां पर आप लोगों की ड्यूटी डिवाइडेड रहती है। इनका जो मेनली काम होता है तो वो यही होता है कि आप लोगों की जो रेल के अंदर जब आप लोग सफर कर रहे हैं तो आपके साथ कोई भी घटना हो जाती है, चोरी हो जाती है, किसी ने आपके साथ मारपीट कर दी, गाली गलौज कर दी, तो सबसे पहले आप लोगों को जो रेलवे पुलिस है तो उसके द्वारा ही सबसे पहले आप लोगों को ट्रेन के अंदर सहायता पहुंचाई जाती है। इसमें आप लोगों की फील्ड वर्क के साथ साथ आपकी जो ऑफिस वर्क है तो वो भी इसमें होता है, जो कि मोस्टली रेलवे स्टेशन के जो कंट्रोल रूम होते हैं या फिर जो कंप्यूटर होते हैं तो उनके ऊपर आप लोगों की ऑफिस वर्क ड्यूटी भी इसमें लगती है। देखिए मैंने आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और आरपीएफ कांस्टेबल दोनों के बारे में डिटेल में समझा दिया है कि क्या क्या इनको फैसिलिटीज दी जाती है, लेकिन आप लोगों को एक छोटा सा मैं एडवांटेज बता देती हूँ जो कि मुझे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के साथ ये लगता है कि इसमें आप लोगों की जो ड्यूटी होती है तो वो एक जगह फिक्स है। मतलब कि आप लोग सुबह ड्यूटी गए शाम को अपने घर, या फिर आपने शाम को ड्यूटी करी है तो सुबह अपने घर, मतलब कि आप लोग अपने जो फैमिली है उसको टाइम दे सकते हैं इजीली, उनके लिए आप अवेलेबल रह सकते हैं। अगर आप लोगों की फैमिली को आप लोग साथ रखना चाहते हैं तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में वो चीज पॉसिबल है, क्योंकि आप लोगों की जो सिटी है वो चेंज नहीं होनी, आप लोग एक जगह फ्यूचर में घर ले सकते हैं, हस्बैंड वाइफ साथ रह सकते हैं, फैमिली साथ रह सकती है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि अच्छे अच्छे स्कूल है, अच्छे अच्छे कॉलेज है, अच्छी बच्चों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज इसमें है, मेडिकल हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं तो वो भी दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा है। साथ में मेट्रोपॉलिटन सिटी होने की वजह से यहाँ पर आप लोगों को बहुत सी सारी चीजें होती हैं जो कि आपको कई एरिया में अवेलेबल नहीं होती है, तो वो आप लोगों को दिल्ली में अवेलेबल हो जाए। एक चीज आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो वर्किंग लाइफ होती है तो वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। आप ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो क्राइम रेट है तो वो भी आगे बढ़ना है, साथ में बढ़ता ही रहता है, जिसको हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि कम से कम किया जाए, लेकिन जो क्राइम रेट है वो बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, साथ में जो यहाँ पर ड्यूटी होती है तो वो आप लोगों की ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि अगर आप लोगों ने ऑफिस में ड्यूटी करी है तो आपको किसी अदर काम के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इमरजेंसी केस पड़ेगा तो सबको बुला लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट काम होता है तो वो दिल्ली की सुरक्षा है कि हमारे रहते हुए किसी के साथ भी गलत काम ना हो। लेकिन आप लोगों को आरपीएफ में ऐसा कोई प्रेशर नहीं लेना होता है, वहां पर आप लोगों की फिक्स ड्यूटी होती है, 8 घंटे की ड्यूटी, 16 घंटे का आप लोगों को वहां पर प्रॉपर रेस्ट दिया जाता है। मल्टीपल ड्यूटीज नहीं होती, इतने हैवी अरेंजमेंट वहां पर आप लोगों के नहीं लगते हैं, एक फिक्स लोकेशन पर आप लोगों की ड्यूटी होती है, तो वो काफी ईजी हो जाती है एज कम्पेयर टू दिल्ली पुलिस की, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को वर्कलोड ज्यादा मिलता है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, और यहाँ पर आप लोगों को वर्कलोड उतना नहीं रहता है। एक आप लोगों को स्टेशन दे दिया जाता है, उसके अंडर ही आप लोगों को काम करना होता है। साथ में बस इसमें ये थोड़ा सा आप लोगों का डिसएडवांटेज मैं कह सकती हूँ कि इसमें फैमिली को रखने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि 5-5 साल में इसमें ट्रांसफर आते हैं तो बच्चों की जो एजुकेशन होती है तो वो प्रॉपर वे में एक जगह सेटल नहीं हो पाती है। एक जो घर होता है वो हम लोग किसी एक सिटी में पर्टिकुलर डिसाइड नहीं कर सकते अगर आप लोग फैमिली के साथ रहते हैं। तो बात कर लेते हैं इसकी ट्रेनिंग पीरियड का। तो देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आप लोगों की 9 महीने की ट्रेनिंग
होती है, साथ में 1 महीने का आप लोगों का कमांडो कोर्स भी होता है। तो मतलब टोटल आप लोगों की 10 से 11 महीने की जो ट्रेनिंग है तो वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पड़ जाती है। वहीं आप लोगों की आरपीएफ कांस्टेबल की जो ट्रेनिंग होती है तो कंप्लीटली आप लोगों की 9 महीने की ही होती है। बात कर लेते हैं इसकी कंपटीशन की, तो देखिए कंपटीशन में दोनों में ऑलमोस्ट बराबर बोलूंगी, लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इससे थोड़ा सा प्लस कंपटीशन ज्यादा रहता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि एक जगह फिक्स ड्यूटी होने की वजह से सब लोगों की, मैक्सिमम लोगों की यही प्रायोरिटी होती है कि हम लोग दिल्ली पुलिस ज्वाइन करें। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ऐसी जॉब है जहां पर आप लोग लाइफ टाइम एक जगह नौकरी कर सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसकी काफी ज्यादा एडवांटेज भी होते हैं, और दिल्ली पुलिस की सैलरी भी सबसे ज्यादा होती है चंडीगढ़ पुलिस को छोड़ करके, तो इसलिए दिल्ली पुलिस को सब लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं। बात इसके एग्जाम कंडक्ट करवाने की, तो देखिए दिल्ली पुलिस का एग्जाम आप लोगों का एसएससी कंडक्ट करवाता है, वहीं आरपीएफ का एग्जाम आप लोगों का आरआरबी द्वारा करवाया जाता है। दोनों का थोड़ा सा सिलेबस डिफरेंस है, क्योंकि इसमें आप लोगों के टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जिसमें 50 नंबर की आप लोगों की जीएस, 25 नंबर की रीजनिंग, 15 नंबर की मैथ्स और 10 नंबर का कंप्यूटर आप लोगों से पूछा जाता है। आरपीएफ में आप लोगों का टोटल 120 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 35 नंबर की रीजनिंग, 35 नंबर की आप लोगों की मैथ्स और आप लोगों की 50 नंबर का जीएस पूछा जाता है, जो कि जीएस आप लोगों के ऑलमोस्ट बराबर है, बाकी सब्जेक्ट आप लोगों के थोड़े थोड़े अलग है। इसमें थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा डिफरेंट आता है आप लोगों का रेलवे का, और इसमें एसएससी में आप लोगों का थोड़ा सा फिक्स पैटर्न होता है। देखिए दोनों ही एग्जाम मैंने क्लियर किए हुए हैं, आरपीएफ में मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मेरा फिजिकल क्लियर नहीं हो पाया था। आप लोग मेरी प्रीवियस जो वीडियो है आरपीएफ की वो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने आप लोग आरपीएफ का जो एग्जाम था वो दिया था, किस तरीके से मैं फेल हो गई थी, सब कुछ मैंने आप लोगों को उसमें बता रखा है। साथ में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आरपीएफ के ऊपर बेस्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो लेकर आने वाली हूँ, ताकि आप लोग एक ही बार में इस तरीके का स्कोर कर लें कि ताकि आप लोगों को ना तो इसके फिजिकल करने की दिक्कत हो, ना ही इसके मेरिट में आने की दिक्कत हो। एक ही बार में आप लोग इस तरीके से सिलेबस कवर कर सकते हैं, इस तरीके से की पॉइंट्स को ध्यान में रख सकते हैं, जो कि आप लोगों के मेन एग्जाम में आने वाले होंगे। तो वो सभी छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन एक सही डायरेक्शन में हो सके। देखिए पढ़ाई आप सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन एक सही डायरेक्शन आप लोगों के पास होना जरूरी है। अच्छा खासा एक्सपीरियंस मेरा रेलवे का रहा है, क्योंकि एनटीपीसी का भी एग्जाम क्लियर हुआ था, टेक्नीशियन के सीबीटीज भी मेरे क्लियर हो चुके थे, और आरपीएफ का भी एग्जाम क्लियर हुआ था। तो मुझे इनका जो पैटर्न है तो वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका था, तो वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सके। पुलिस की वैकेंसी कब आने वाली है उसके ऊपर भी मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है, ज्यादा इधर उधर ध्यान मत दीजिए। आप अपनी तैयारी को इस तरीके से रखिए कि जब भी इसका एग्जाम आता है, जब भी इसकी वैकेंसी आती है, तो आप लोग उस पर पूरी तरीके से टूट पड़े, मतलब कि आप लोग इस तरीके से तैयारी करें कि इस बार अगर जब भी वैकेंसी निकलती है तो हमें इसमें सिलेक्शन जरूर लेना है, ठीक है। साथ में आप लोग छोटा मोटा टाइम तो आप लोग अपने फिजिकल पर भी निकालें। देखिए जैसे या तो आप लोग शाम का टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक टाइम जिनका फिजिकल वीक है, जिनका मेरी तरह फिजिकल था, तो वो लोग तो एक बार अपना फिजिकल का टाइम जरूर निकालें, इन द सेंस कि आप लोग थोड़ा थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, थोड़ी थोड़ी जॉगिंग करते रहें, थोड़ा थोड़ा स्टैमिना आप लोग बनाते रहें। एक टाइम रनिंग करने से आप लोगों का कुछ नहीं जा रहा, पूरे दिन भर पढ़ाई करिए, शाम को आप लोग रनिंग करिए, ताकि आप लोगों का जो शेड्यूल है वो भी अच्छी तरीके से बनेगा, डाइट पे अच्छा फोकस कर पाएंगे आप लोग। साथ में आप लोगों का जो शेड्यूल है, रात को आप लोग आराम से थक कर सो जाएंगे, सुबह उठकर आप लोग वापस से पूरे दिन भर पढ़ाई करेंगे, जो कि काफी अच्छा शेड्यूल आप लोगों के लिए रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से पूरा फॉर्मेट मैंने आप लोगों के सामने रखा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में, तो इनमें से आपको कौन सी जॉब सबसे ज्यादा पसंद है और किस जॉब के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं, किस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में ऐसे ही वीडियो जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।